नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप लोगों को जैसा पता है कि फरवरी के महीने में 2020 फरवरी में दिल्ली में एक दंगा हुआ था। इस दंगे में 53 लोगों की जानें गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, हजारों मकान और प्रॉपर्टीज नुकसान हुआ था और करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई थी। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की चर्चा हुई थी और लोगों ने एक तरीके से भारत के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे। इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। इस पूरे मामले में जांच लगातार चल रही है और कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और ईमानदार जांच कर रही है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या कुछ लोगों को जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही जांच के दायरे में लाया जा रहा है और दूसरे वर्ग के लोगों को जांच के दायरे में नहीं रखा जा रहा। जो मौजूदा विवाद है, उस विवाद का एक बड़ा कारण यह है कि 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डुमा कोर्ट में जब इस पूरे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्होंने देश के जाने माने लोगों को, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के और समाजसेवी योगेंद्र यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट जयति घोष और फिल्मकार राहुल राय का नाम भी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाला गया है। और यह कहा गया कि दरअसल इस पूरे मामले में 3 महिलाओं जो यूएपीए के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इन लोगों के नाम लिए हैं। यह कहा गया कि देवांगना कलिता और नताशा नारवाल, इन दोनों ने सीताराम येचुरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जयति घोष, अपूर्वानंद और राहुल राय का नाम लिया है। और जो गुलफिसा है, फातिमा जवाहर जामिया की स्टूडेंट, उन्होंने योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी का नाम। ये कहा गया कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, चार्जशीट में नाम डाला गया है, तो इसमें घबराने की बात क्या है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई आई है कि दरअसल तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, हमने तो किसी के एक्यूज बनाया नहीं। क्या है पूरा मामला और क्यों ये मामला अपने आप में संगीन और संदिग्ध है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र यादव, जिनका दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिनकी भूमिका इस दंगे में या जो एंटी सीए प्रोटेस्ट था उसमें एक तरीके से संदिग्ध है, अगर इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखें। योगेंद्र जी, मेरा पहला सवाल यह है, क्या आपने वाकई में दंगा भड़काने में कोई भूमिका निभाई? मैं समझता हूँ इस तरह के मजाक की बात हम अभी तो न करें, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी तो जैसे मैंने कहा परसों जब ये चार्जशीट आई, मैंने कहा अभी तो ये पहला चुटकुला है, अभी तो पूरा कॉमेडी शो होना बाकी है। क्योंकि क्या हुआ है, ये सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत से अब दर्शक थोड़ा थक गए हैं। अब एक नए शो की जरूरत है और वो नया शो शुरू हो गया है। हमारे वाला तो एक छोटा सा चुटकुला था, असली खेल उमर खालिद के अरेस्ट से शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसके बारे में हम ज्यादा बात करें। हमारे बारे में ज्यादा बात करने को इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा खुद दिल्ली पुलिस ने ही कह दिया बाद में घबरा के, नहीं, ये तो सिर्फ एक नाम था, एक एक्यूज ने अपने एक स्टेटमेंट में इनका नाम लिया था इत्यादि। उसमें मैं सिर्फ 1-2 स्पष्टीकरण कर दूं, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण ये कि ये जो स्टेटमेंट जिसकी दिल्ली पुलिस चर्चा कर रही है, ये क्या होता है? ये एक मालिया बयान नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान नहीं है। ये जो डिस्क्लोजर होता है, इसका मतलब ये कि पुलिस ने किसी से पूछताछ की और फिर पुलिस खुद लिखती है कि हमारे हिसाब से उस व्यक्ति ने हमें क्या बताया। वो व्यक्ति उस पर सिग्नेचर भी नहीं करता है। नताशा वगैरह ने तो रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम इसको मानते नहीं है। तो ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है जिसकी कोर्ट में या बाहर कोई वैल्यू नहीं होती। कोर्ट देखता भी नहीं, इस कागज को आप कोर्ट में सबमिट भी नहीं कर सकते। और दूसरा, उसमें कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि योगेंद्र यादव और सीताराम येचुरी जैसे लोग आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देते थे, ये आरोप है। भाई अब भाषण देते थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाषण देते थे, भड़काऊ थे या नहीं, ये आपको किसी खुफिया पूछताछ में करने की क्या जरूरत है भाई? वो सारे वीडियो उपलब्ध हैं, दिल्ली पुलिस ने बनाए होंगे, इतना तो मैं मानता हूँ काम वाम करती है दिल्ली पुलिस। और अगर उपलब्ध नहीं है, कोई दिक्कत है, आप ऐसा कीजिए, मेरी फेसबुक पे चले जाइए। मेरी फेसबुक पे एक वीडियो लाइव उस जमाने का है, तो अभी मैं एक्टिंग करके डाल भी नहीं सकता उसको,
देख लेती है ना कि दिल्ली पुलिस, उसमें से 2 सेंटेंस निकाल के दिखा दीजिए ना कि योगेंद्र यादव हिंसा भड़का रहे थे, क्या दिक्कत है? सच ये है कि जिस जाफराबाद सीलमपुर इलाके की बात हो रही है, जहां के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है, वहां मैं स्वयं 24 फरवरी को गया था। 24 फरवरी वो दिन है जबकि सिचुएशन टेंस हो चुकी थी। 23 तारीख को कपिल मिश्रा का बयान आ चुका था, आमने सामने थे और कहीं कहीं पे भी हिंसा भड़कने की संभावना थी। उस वक्त मैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद और कई साथी वहां गए। हमने जाके वहां हाथ जोड़ के उनसे, औरतों से कहा, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, आपका मुद्दा सही है, तरीका सही नहीं है, आप सड़क छोड़ दीजिए। और जब वो नहीं मानी तो माइक लेके मैंने और अपूर्वानंद ने भाषण दिया, और वो भाषण इस वक्त भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, आप देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं। तो अब इसका तो और क्या जवाब दिया जाए इस तरह के मजाक का। तो मगर जो गंभीर चीज हुई है वो उमर खालिद के साथ हुई, क्योंकि जी मैं उमर क्योंकि खालिद उनको पे, अरेस्ट माफ किया। करिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, मैं उमर खालिद के ऊपर आऊंगा। देखिए, मैं इस पूरे मसले को, जब आपका नाम, सीताराम येचुरी का नाम, प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम, जयति घोष का नाम, जो एक तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रेपुटेड लोग हैं, हिंदुस्तान के जाने माने बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जब कोई पुलिस उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाल देती है, और उस वक्त डाल देती है जब उस पर सिग्नेचर करने से जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने नाम लिया, वो इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान सा मामला है, या किसी बड़ी घटना की एक पूर्व पीठिका, एक पृष्ठभूमि लिखी जा रही है? बिल्कुल सही आपने कहा, डाल दिया जाता है नाम, एग्जैक्टली यही हुआ है। कोई भी क्राइम रिपोर्टिंग जो 6 महीना भी करता है वो जानता है कि ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं। पुलिस बैठती है, पुलिस लिखती है, और जैसा आप जानते हैं देवांगना कलिता और नताशा दोनों के नाम पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके पैरा बाई पैरा बिल्कुल वही है, स्पेलिंग मिस्टेक भी वही है। तो या तो दोनों महिलाएं बैठ के उसी स्पेलिंग मिस्टेक को रिपीट करते हुए स्टेटमेंट दे रही थी, या सारा का सारा पुलिस ने कॉपी पेस्ट करके अपनी उसमें लिखा है। सच्चाई ऐसे ही होता है। तो जब पुलिस डालती है, इसके पीछे इरादा बिल्कुल साफ है, खतरे की पहली घंटी है। और ये इसका मतलब ये है कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट को हम क्रिमिनलाइज करेंगे। मतलब ये कि इस देश में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, खास तौर पे उस मुद्दे पे जिस पे सरकार संवेदनशील थी, उस मुद्दे पे जिससे सरकार को बहुत चोट पहुंची, दुख हुआ, बेइज्जती हुई सरकार की, इस पे आप बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी। और ये बेसिकली उसकी खुंदक निकाली जा रही है। और जैसे प्रशांत भूषण के खिलाफ केस केवल प्रशांत भूषण के खिलाफ नहीं था, वो एक सिग्नल था जिससे आप देश के सैकड़ों हजारों प्रशांत भूषण का मुंह बंद कर सकते थे। ठीक इसी तरह से जब सीताराम येचुरी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, और बहुत संयमित राजनेता है, अपूर्वानंद जिससे ज्यादा संयमित बात करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को सुना है, प्रोफेसर जयति घोष जो कि पूरी दुनिया की प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे लोगों का नाम जब लिया जाता है तो जाहिर है ये एक सिग्नल है बाकी सैकड़ों हजारों लोगों के लिए, ध्यान से बोला करो, कुछ ऐसा वैसा बोला ना तो देख लो जयति घोष के साथ क्या हुआ। ये इशारा है। और एक साधारण व्यक्ति तो इसको देखता नहीं है ना कि चार्जशीट में एक्यूज का नाम है नहीं है, अरे भाई चार्जशीट में नाम आ गया, मेरे दोस्त रिश्तेदार फोन करके कह रहे अच्छा तुम्हें अरेस्ट कर लिया, करने वाले हैं इत्यादि, ये सब चल रहा है। तो ये मैसेज भेजने की कोशिश है, और मैसेज साफ है कि अगर हमसे असहमति दिखाओगे, अगर जरूरत करोगे हमारे खिलाफ बोलने की, तो देखो बस तलवार लटक रही। ये है मैसेज। तो आप अब चुप हो जाएंगे? अब आपने देख लिया प्रशांत भूषण ने क्या किया। प्रशांत भूषण का छोटा कुलीग हूं, ऐसे तो नहीं होगा। आपको ध्यान है इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में जॉर्ज फर्नांडिस पे केस बना था, बड़ौदा डायनामाइट केस, छोटा मोटा केस नहीं था, उनके खिलाफ डायनामाइट इस्तेमाल करने का केस था। उसकी सच्चाई देश के सामने आ गई थी। जब आप किसी भी ऐसे रिजीम के सामने खड़े होते हैं जो लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, आपको कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, चाहे जस्टिस खन्ना हो, चाहे वो सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता हो, उनको कीमत तो अदा करनी पड़ी। और आज इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की आत्मा और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ेगा उसको कुछ कीमत अदा करने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा। प्रशांत भूषण से कुछ तो हमें भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि जी जो पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया, जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने
घबरा के स्टेटमेंट दिया। दरअसल वो स्टेटमेंट अपने आप अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि ये तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है और इसके आधार पर हम किसी को एक्यूज नहीं ठहराते हैं, लेकिन अगर सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। ये जो शब्द है, अगर सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी, ये एक तरीके से वार्निंग भी है। जी, मतलब ये बहुत चालाकी से जो कानूनी भाषा लिखी जाती है ना, ये वो वाली है। टेक्निकली बिल्कुल सही है कि एक प्रिलिमिनरी एविडेंस है, कोरोबोरेटिव एविडेंस जब मिलेगा तभी कार्रवाई होगी, लेकिन साथ में इशारा भी है कि बच्चों कार्रवाई होगी, चिंता मत करो। और जो मैंने कहा कि ये भी अभी सचमुच वो जो मैंने कहा चुटकुला और कॉमेडी शो, वो फर्क है। ये जो एफआईआर नंबर 50 और 60 है, उसमें प्रोफेसर अपूर्वानंद मेरा नाम डालना, ये सब एफआईआर नंबर 59 की तैयारी है, जिसमें यूएपीए इस्तेमाल हुआ है, जिसमें उमर खालिद को अरेस्ट किया गया है। ये सब भूमिका बनाई जा रही है ताकि कल अगर आप प्रोफेसर अपूर्वानंद का या योगेंद्र यादव का नाम एफआईआर 59 में सुने तो आपको लगे हाँ ऐसा तो चल ही रहा था, उसी का कंटिन्यूएशन है। असली खेल एफआईआर 59 है। ये क्या है मैं बता दूं। दिल्ली के दंगों के बारे में अलग अलग तरह की एफआईआर हुई। कुछ तो स्थानीय स्तर पे दंगे हुए जिनके बारे में वहां के पुलिस स्टेशन कर रहे हैं, 770 के करीब एफआईआर फाइल हो गई है। उसके अलावा कुछ मर्डर की एफआईआर से 60 के करीब, जिसको स्पेशल सेल जिसको दिल्ली का क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। उसके अलावा एक सुपर बिल्कुल सबके टॉप पे एक एफआईआर बनाई गई है कि एक गहरा षड्यंत्र हुआ है। उस गहरे षड्यंत्र की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, जिसकी चार्जशीट अगले 4-5 दिन में दाखिल होने वाली है। असली खेल वहां है। असली खेल वहां इसलिए है कि वहां आपको यह साबित नहीं करना कि किसी ने दंगा करवाया, आपको बस ये साबित करना है कि किसी महाषड्यंत्र में शामिल थे, और उसमें दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का इस्तेमाल किया है। केवल उसके अंदर यूएपीए का मतलब है कि सामान्य कानून में जिस तरह की पुलिस से को रिक्वायरमेंट होती है कि आप साबित करो, कुछ दिखाओ, यूएपीए में आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसपे आप पे मैंने उंगली रख दी, अब आप दिखाएंगे कि आप कसूरवार हैं कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखाना। ये खेल इस वक्त हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे नाम वगैरह लिए गए वो तो छोटा खतरे की घंटी थी, छोटा चुटकुला था। जो उमर खालिद के साथ शुरू हुआ है, ये असली शो है। और मुझे लगता है कि आज शाम से टेलीविजन चैनल पे ये शो शुरू हो गया होगा। नहीं, टेलीविजन चैनल पे तो शो काफी दिनों से शुरू है। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस ओर योगेंद्र जी इशारा कर रहे हैं वो क्या है। दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि जो फरवरी के महीने में जो दंगे हुए थे, दरअसल ये दंगे उस वक्त कराए गए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में थे और मोदी जी की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल की जाए, ये एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। और ये षड्यंत्र रचा गया शाहीन बाग की पृष्ठभूमि में, और षड्यंत्र रचा गया जो एनटीसीए आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि में। अब योगेंद्र जी, उमर खालिद तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जब कश्मीर के पक्ष में खड़े हो रहे थे, जब वहां पे आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगा रहे थे, ये आरोप उनके ऊपर लगा, तो आज उनकी गिरफ्तारी के अगर हो रही है तो इसमें हैरानी की बात क्या है, क्योंकि पहले भी गिरफ्तार हो चुके कन्हैया के साथ। पहली बात तो ये कि ये जो आपने बताया, ये कहते हैं ना भारत की बर्बादी, इसके नारे वारे लगाए गए, सब चीजें की जाती हैं। आती मेरे ख्याल में जरूरी है कि हम अपने दर्शकों को, साथियों को बताएं जो काम बाकी टेलीविजन चैनल नहीं कर रहे हैं, कि इनमें से एक भी बात का प्रूफ दिल्ली पुलिस आज तक नहीं जुटा पाई है। उस केस को पुलिस कोर्ट के सामने ले जाने से डर रही है क्योंकि उनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। और भारत की बर्बादी, टुकड़े होंगे चार इत्यादि सारी झूठी निकल चुकी हैं। पुलिस के पास हिम्मत नहीं है कोर्ट में ट्रायल शुरू करने का। तो पहली बात तो ये, तो उस सबको हम भूल जाएं, फिलहाल केवल इसकी बात करें। अब आप सोचिए आशुतोष, सन 2018 से उमर खालिद पुलिस प्रोटेक्शन में है, जिसका मतलब है वो जहां जाते हैं पुलिस का आदमी उनके साथ चलता है। और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी करती होगी दिल्ली पुलिस, इतनी नादान तो नहीं। तो जो आदमी आपके नाक के नीचे है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में है, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस और जिसके फोन पे आपकी 24 घंटा निगाह है, वो आदमी इतनी महान षड्यंत्र कर गया, आपको पता भी नहीं लगा। आपको विश्वास होता है, भरोसा होता है इस चीज के ऊपर कि जिसके साथ, मतलब उमर खालिद से मिलना कर मुश्किल रहता है क्योंकि वहां पुलिस वाला उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसा महान षड्यंत्र हो गया और दिल्ली पुलिस को ना तो षड्यंत्र का पहले पता लगा, ना समय पे दिल्ली पुलिस उसको रोक पाई। तो भाई या तो दिल्ली पुलिस महानिकम्मी है, ये भी कह दे कि भाई हम महानिकम्मे हैं, या कि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब कुछ करना हुआ तो आपने बना दिया। पहली बात। दूसरा आरोप क्या है
कि उमर खालिद ने ताहिर महमूद के साथ मिलकर 8 जनवरी को एक मीटिंग की, जिसमें इन दोनों लोगों ने मिलकर तय किया कि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन आएंगे उस दिन हम उससे पहले या उसके करीब हम दिल्ली में दंगा करवाएंगे, दिल्ली के अंदर ऐसी डिस्टरबेंस करवाएंगे जिससे वो हो जाए, सरकार शर्मिंदा हो जाए। मजे की बात यह है आशुतोष कि 8 जनवरी तक भारत सरकार को नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं दिल्ली में। मतलब या तो उमर खालिद की सीधी डोनाल्ड ट्रंप से लाइन है कि उनसे पूछ लेता है, ट्रंप जी क्या बात है, बता दो कब आने वाले हो, भारत सरकार को बताने से पहले मुझे बता दो। माने मूर्खता की भी कोई हद होती है, कल्पना मतलब कहानी बनाने की, आप कहानी जरूर लिखिए, लेकिन मेरा कहना है बॉलीवुड से किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को ले आइए, वो ज्यादा बेहतर कहानी लिख दिया करेगा। दूसरी बात ये देखिए, और तीसरा ये कि उमर खालिद लोगों को भड़का रहे हैं। भाई उसके सारे स्टेटमेंट पब्लिक में है, आप उसकी लाइन निकाल के दिखा दीजिए। बीजेपी आईटी सेल ने उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल के दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप के आने पर चुनौती दी जानी चाहिए। ट्रंप उसने उससे पहले के 20 सेकंड और उसके बाद के 20 सेकंड नहीं दिखाए, जहां पे वो कह रहे हैं हर चीज एकदम अहिंसक तरीके से होगी, गांधी का रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? और बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, जिसपे हमें आना चाहिए, कि उमर खालिद की, अपूर्वानंद की, बाकी लोगों की तो आप खुद भी इनसे जान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, बिल्कुल आप माइक्रोस्कोप लगा के एक एक एक्शन को देखिए, मेरी एक एक स्पीच को देखिए, जरूर देखिए, एक भी छोटी सी भी गलती है जरूर पकड़िए। लेकिन एक सज्जन है जिनका नाम है कपिल मिश्रा, वो भी कुछ स्पीच देते रहे और वो खुद बेचारे अपनी स्पीच को लेके यूट्यूब पे डालते रहे कि दिल्ली पुलिस देख तो ले उनको। एक नहीं 4-4 बार ऐसी हरकत कर चुके हैं। एक महिला थी जिन्होंने रायट के दौरान फेसबुक पे कहा मरो और मारो या मारो, और कम्युनिटीज का नाम लेके बोला। एक देश के केंद्रीय मंत्री हैं जो भीड़ के अंदर खड़े होके नारे लगवाते हैं गोली मारो साहब, है ना? इनका वीडियो दिल्ली पुलिस को मिल नहीं रहा क्या? दिल्ली पुलिस जानती नहीं है कि क्या हुआ है? 6 महीने से वीडियो घूम रहे हैं इन लोगों के, इनके बारे में इनकी अरेस्ट हुई, एफआईआर हुई, चलिए अब अरेस्ट एफआईआर छोड़ दीजिए, बड़ी बातें हैं, इनकी जांच हुई, इनसे एक दिन क्वेश्चन पूछा गया कि हुजूर आप इतने सुंदर स्टेटमेंट क्यों दे रहे थे, आप कह रहे थे गोली, आप नारे लगवा रहे थे गोली मारने के, और 2 दिन बाद एग्जैक्टली उसी साइट पे गोली चली। क्वेश्चन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक और बात जोड़ दूं, 6 महीने से वीडियो चल रहे हैं दिल्ली के दंगों में, दिल्ली पुलिस के अपने वर्दी वाले लोग पत्थर चला रहे हैं, एक बच्चे को मार रहे हैं, जान से मर गया, मारा दिया उसको, जिसको जनगण मन गवा रहे हैं, कितनी शर्मनाक चीज थी। सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं। 6 महीने से क्या दिल्ली पुलिस अपने ही लोगों को नहीं ढूंढ पाई है अब तक? और यहां उमर खालिद क्या कर रहे हैं, कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी कहीं छुप के हो रही है उसका पता लग रहा है, जो सड़क पे खुल्लम खुल्ला हो रहा है इन्हें दिख नहीं रहा। कितना बड़ा मजाक है। आपको ध्यान होगा 1984 में दिल्ली पुलिस की वर्दी पे कितना बड़ा दाग लगा था, दंगे हुए, देखती रही, और बाद में सब दंगाई आराम से घूमते रहे क्योंकि उनको पॉलिटिकल वरद हस्त उनके ऊपर था। और मुझे डर लगता है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पे ये दूसरा बड़ा दाग लगने वाला है। एक ईमानदार दिल्ली पुलिस का अफसर, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, ये सब बाय एंड लार्ज ईमानदार लोग होते हैं, ये क्या महसूस हो रहा होगा, क्या काम इनसे करवाया जा रहा है, सोच सोच के मुझे तो शर्म आती है, दुख होता है। बट योगेश जी, दिल्ली पुलिस का तो ये कहना है कि उनके ऊपर ये सारे आरोप खामखा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जितने हिंदू लोग गिरफ्तार हुए हैं उतने ही संख्या में मुसलमान गिरफ्तार हुए। तो जो ये आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है कम्युनल है, कम्युनल राइट्स उसने भड़काने की कोशिश की है, मुसलमानों को उसने प्रोटेक्शन नहीं दी है, और जो ये तमाम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, ये एक तरीके से उनका कहना है कि भाई ये सब तो एक रची हुई कहानियां हैं और आप जैसे लोग उन कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आशुतोष भाई, हिंदू मुसलमान की तो मैंने बात की ही नहीं, मैंने तो व्यक्तियों का नाम लिया। दिल्ली पुलिस मुझे बता दे कपिल मिश्रा जी की कितनी बार क्वेश्चनिंग की गई। एक वीडियो है ना उनका, उमर खालिद का एक वीडियो जिसके बारे में आपको लगता है वो भड़का रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कुछ भाषण दिए जिसके बारे में आपको संदेह है, वीडियो उपलब्ध है, आप देख नहीं पा रहे। लेकिन कपिल मिश्रा का भी तो वीडियो है, उस वीडियो के बारे में आपने देखा कि नहीं देखा? आप उनसे 2 बार पूछा कि आपने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए? आप इतने सारे बीजेपी के स्थानीय लीडर्स के वीडियो है पब्लिक, मैं वीडियो की बात कर रहा हूं और किसी एविडेंस, क्या उस पे काम हुआ या नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस के लोग
वर्दी में मार रहे हैं। अब वो हिंदू है मुसलमान है मैं नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा कि वो, मैं तो मानता हूं उसमें से हिंदू भी होंगे मुसलमान भी होंगे, मगर वो मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उस टाइम एक लड़का फैजान जान से मर रहा है, उसको मार मार के लाठी से कह रहे हैं बोल बोल जनगण मन गा, तेरे को देते हैं हम आजादी। अब करने वाला कौन है, हिंदू मुसलमान, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो वर्दी में है और वो ऐसा काम कर रहा है जो गैर कानूनी है। बताइए उसके बारे में क्या हुआ, बताइए मेरे को। जो सीसीटीवी तोड़ते हुए जिन लोगों की वीडियो है, उन पुलिस वालों के बारे में क्या हुआ आज तक, ये मुझे पता लग जाए। जो कस्टोडियल टॉर्चर के बिल्कुल प्रोवन एलिगेशन है, उसके बारे में क्या हुआ। मुझे हिंदू मुसलमान नहीं करना, पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस हिंदू मुसलमान बोल रही है, मैंने तो बोला ही नहीं। मेरे विचार से जो व्यक्ति दंगे का जिम्मेवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी जो हो, मेरी बला से सजा मिलनी चाहिए। और जिसने नहीं किया उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस ये कर रही है, मेरा तो केवल ये प्रश्न। नहीं, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस ये काम नहीं कर रही है? जो मैं बात अब तक बता रहा हूं उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस होती तो क्या करती। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उस वीडियो को देख के बोलते कौन है ये आदमी, मेरा आदमी ऐसे काम कर रहा है, 24 घंटे में नाम बताओ नहीं तो पूरी यूनिट को बर्खास्त करूंगा। 24 घंटे में उन्हें नाम पता लग जाता। दिल्ली पुलिस को अपने आदमी का नहीं पता लग रहा। या तो दिल्ली पुलिस मान के चल रही है कि हमारे सारे लोग झूठे हैं, दिल्ली के सारे पुलिसमैन झूठे हैं जो अपने ही व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे। 24 घंटे में नाम पता लग सकता है अगर ये पता करना चाहे। जो कस्टोडियल टॉर्चर के आरोप हैं, क्या दिल्ली पुलिस एक जांच नहीं करवा सकती? और ये जो मैंने कहा अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और कितने जिन लोगों के वीडियो हैं, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं होती? जांच हो जाए, जांच के बाद आप एविडेंस दे के और कोर्ट के सामने कह दीजिए साहब हमने ये निष्कर्ष निकाला, जैसे आप हमारे बारे में कह रहे हैं दूसरों के बारे में कह तो दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये भ्रम तो बनाए रखिए कि आप जांच कर रहे हैं, ये भ्रम तो कम से कम मत तोड़िए, क्योंकि भ्रम टूट जाएगा उससे मुझे जो नुकसान होगा वो कोई बात नहीं, छोटी बातें हैं। इस देश की जनता को जिस दिन ये भ्रम ही टूट गया कि आप इंक्वायरी करते हैं, उस दिन क्या होगा? लेकिन ये आखिरी सवाल, अब आगे क्या? आप लोग कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे, या दिल्ली पुलिस को आपके हिसाब से जो मनमाना कर उसको करने देंगे? देखिए, जहां तक आप मेरी बात पूछ रहे हैं, अभी तो कोई आरोप भी नहीं है, तो जब आरोप ही नहीं है टेक्निकली मेरे ऊपर अभी तक कोई, तो मैं क्या उसका जवाब दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर ये जिस तरह से इंक्वायरी हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये मैंने 3 महीना पहले दिल्ली के पुलिस को, जब श्रीवास्तव जी ने ज्वाइन किया था, उनको मैंने चिट्ठी लिख के भी ये कहा था कि ये आप एक षड्यंत्र की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन खुद एक षड्यंत्र दिखाई दे रही है, कृपया ऐसा ना करें। इसलिए मैं समझता हूं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठने चाहिए। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस देश में आज भी जुडिशरी है, जैसी भी है, क्या करें, मगर जुडिशरी की संस्था में तो आस्था आप नहीं छोड़ सकते। किसी को तो पूछना चाहिए इनसे कि भाई, ये बिल्कुल एलिमेंट्री सवाल जो सड़क पे हर व्यक्ति देख सकता है कि भाई बाहर सूरज है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम मेरे को वेदर रिपोर्ट दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, खिड़की खोल के ये भी देख लो कि बाहर धूप है। तो कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि यूएपीए का इस्तेमाल, इस तरह का बेजा इस्तेमाल रोका जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर यूएपीए वो कर लिया गया तो उसके बाद तो आपको बेल लेने के लिए, ये ध्यान रहे, बाकी आपको जमानत के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आप कहते हैं साहब मैं भागने वाला नहीं हूं और मैं कोई एविडेंस को छेड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे बेल दे दीजिए। यूएपीए में आपको साबित करना पड़ता है बेल लेते वक्त कि सारा केस झूठा है, कायदे से तो उसके बाद केस चलना ही नहीं चाहिए। ये है जिसका मतलब है कि यूएपीए एक बार लगा दिया तो ट्रायल अपने आप में सजा है, क्योंकि आपको केस जब भी होगा आप छुट जाएंगे। और पुलिस वाले खुल के कहते हैं बेटा 20 साल चलेगा, उसके बाद छुट भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये है जहां ट्रायल अपने आप में सजा हो जाती है। ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे सवाल उठने चाहिए, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका में कोई तो ये सवाल पूछेगा, क्योंकि पुलिस से ऊपर न्यायपालिका है। मैं आज भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठेंगे, उठने चाहिए। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बातचीत के लिए। अपने दर्शकों को मैं इतना ही बता दूं कि जब देवांगना कलिता का मामला कोर्ट के सामने पहली बार गया था, जब उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगा था, तब कोर्ट ने भी ये पूछा था कि ये पूरी की पूरी जांच जो है वो एक तरफा दिखाई पड़ रही है।
और यह भी कहा था कि उन्होंने सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, वह हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला है। जब उनको बेल मिल गई तो उसी के फौरन बाद उनके खिलाफ यूएपीए के आरोप लगा के उनको दोबारा गिरफ्तार किया और उसके बाद से वो लगातार कस्टडी में बनी हुई है। अब जैसा योगेंद्र जी ने कहा, अब अदालत इसमें कुछ कर सकती है, लेकिन क्या अदालत करेगी, यह आज की तारीख में एक बड़ा सवाल है। और कौन अदालत जाएगा, अपने आप में एक दूसरा बड़ा सवाल है। ये भविष्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।